कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शिवमोगा और बेलगावी को दिए विकास के बड़े तोहफे। शिवमोगा में हवाई अड्डे का किया शुभारंभ, रेलवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला। बेलगावी का पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को किया समर्पित, अन्य योजनाओं का भी किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को ट्रांसफर की पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। किसानों के खाते में भेजे 16,800 करोड़ रुपए। कहा 2014 के बाद से कृषि में हो रहा है सार्थक बदलाव। बेलगावी में पीएम के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बेलगावी की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा रायपुर अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ हुआ उससे हुआ दुख। सबने देखा कि किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल। कांग्रेस नेताओं पर किया कटाक्ष। कहा कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा। गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। भाजपा ने किया करारा वार। ईमानदारी का नाम लेकर सबसे बड़ी बेईमानी का लगाया आरोप। विरोध प्रदर्शन को बताया नौटंकी। नागालैंड और मेघालय में संपन्न हुआ मतदान। दोनों जगहों पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर डाले वोट। चुनाव आयोग ने किए थे व्यापक इंतजाम। 2 मार्च को त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में एक साथ होगी मतगणना। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुरू हुई वुमेन 20 बैठक। महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व सहित कई मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी पहुंचे, जहां 9 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो हुआ। सड़कों के किनारे हजारों का हुजूम उनकी एक झलक पाने के लिए मौजूद था। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त भी जारी की और अन्य विकास योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना भी साधा। बेलगावी का चप्पा चप्पा, गली मोहल्ला मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। विकास की सौगात देने दक्षिणी राज्य कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बदसलूकी को याद दिलाना नहीं भूले और नाम न लेकर भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर गए। जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में
किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। बात करें सौगात की तो पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त जारी की। इससे लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच गई। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है, और इतनी बड़ी रकम 16,000 करोड़ रुपया पल भर में, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस के राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16,000 करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही पीएम ने लोंडा बेलगावी घाट प्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिन्हें लगभग 1585 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा। जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। उन्होंने दशकों तक छोटे किसानों को नजरअंदाज किए जाने का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वर्ग भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। पीएम मोदी ने कृषि को आधुनिकता से जोड़े जाने को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि साल 2014 में भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। इस बार कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम और अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने शिवमोगा हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया और सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कर्नाटक ने डबल इंजन सरकार को बार बार मौका देने का मन बना लिया है। संपर्क और आवागमन को सुखद बनाती हवाई सेवा लोगों के लिए काफी अहम है। इस सुविधा को साकार करता शिवमोगा हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को समर्पित किया। यह लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दशा बदली है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी
आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। 950 करोड़ रुपए की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। पीएम ने गौतमपुरा और अन्य 127 गांव के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने सड़क विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में विकास सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। बीते कुछ वर्षों में कर्नाटका का विकास अभिवृद्धि के रथ पर चल चुका है। ये अभिवृद्धि रथ प्रगति पथ पर दौड़ रहा है। ये प्रगति पथ रेलवे, रोडवेज, एयरवेज और हाईवेज यानी डिजिटल कनेक्टिविटी का है। हम सब जानते हैं कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा राणेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटे गंगुरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल हैं। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। वहीं सड़क परियोजना की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। यह 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यह भारत का अमृत काल है, विकसित भारत बनाने का समय है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा अवसर दस्तक दे रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण सिक्किम राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने गैंगटोक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिमी सिक्किम में पीएम डिवाइन योजना सफल रही है। Launching a ropeway, which is in the western Sikkim, I think, which is a beneficiary of the PM Divine, which came last year. So you are seeing results of allocations made for capital expenditure through the PM Divine, and this is one classic example, and another for which the foundation is being laid tomorrow, again is a direct beneficiary of the PM Divine scheme. दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में भारत और डेनमार्क की रजत धरोहरों की पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई है। 30 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में भारत और डेनमार्क की चांदी से बनी कलाकृतियों और आभूषणों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन डेनमार्क के प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ ने किया है। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ डेनमार्क के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में दोनों देशों के 200 से ज्यादा चांदी की बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनी 5 थीम पर आधारित है। प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चांदी से बने मोती, गुप्त काल के सिक्के, चांदी से बनी मूर्तियां, आभूषण, इत्रदान शामिल हैं। वहीं डेनमार्क से आए कलेक्शन में 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं। इनमें चांदी से बनी बाइबिल के कवर, आभूषण, कटलरी और चॉकलेट सेट शामिल हैं। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये प्रदर्शनी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी। Maybe the next time we will collaborate and showcase our sides of textiles which are, that period and maybe older period,
put together a joint exhibition and maybe take that exhibition to Brussels. That's how we could showcase the friendship between the two countries, and I'm sure EU will also look at it with positive light. India and Denmark both have rich legacies in historic craft and design. Our nations have different silver traditions, but the love for silver is shared. So I will like to extend my gratitude to you, Honourable Minister of State for External Affairs and Culture, Meenakshi Lekhi, for your personal commitment to the development of our bilateral cultural relations. पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तहत त्रिपुरा के बाद मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। नागालैंड और मेघालय में भारी मतदान हुआ। अब उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी, तभी जनता का आदेश सामने आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को 15 मार्च के लिए समन जारी किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम ने कोर्ट में कहा कि आबकारी घोटाले में अभी सिसोदिया से और पूछताछ करनी है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। कला क्षेत्र में प्रतिभावान और महान विभूतियों को देखकर मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को तो बढ़ावा देते ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता की भावना को भी और मजबूत बनाते हैं। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से हमारा देशवासियों को हमारी संपन्न तथा समृद्ध संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज असम के शिवसागर पहुंचा। जहाज में यात्रा कर रहे 28 पर्यटकों के समूह ने तोलाटोल घर नाम से प्रसिद्ध अहोम राजाओं के किले और अहोम राजाओं के शाही खेल एवं मनोरंजन मंडप रोंगो घर का भ्रमण किया। उल्लेखनीय है कि शिवसागर कभी अहोम साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक हैं। पर्यटकों ने रोंगे घर में एक विशेष बिहू नृत्य प्रदर्शन का आनंद भी लिया। कल क्रूज डिब्रूगढ़ पहुंचेगा, जहां इसकी यात्रा का समापन होगा। क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज के तनाव भरे माहौल में एक संतुलित जीवन जीना बहुत बड़ी चुनौती है। क्रिया योग एक वैज्ञानिक प्रविधि है जिसके जरिए ये लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नोएडा स्थित योगदा सत्संग आश्रम में एक 3 दिवसीय साधना शिविर का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इस आयोजन पर एक रिपोर्ट। क्रिया योग एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, विशेषकर आधुनिक समय में जब हर चीज को विज्ञान की कसौटी में परखा जाता है। 20वीं सदी में परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग का भारत और विश्व में प्रसार किया। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया एवं सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का 3 दिवसीय साधना संगम नोएडा स्थित आश्रम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश और दुनिया भर से योग साधकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे इन संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चिदानंद गिरी जी, जो लॉस एंजलिस से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। इस अवसर पर प्रार्थना और सामूहिक ध्यान का आयोजन हुआ।
स्वामी चिदानंद जी ने उपस्थित साधकों को योग और आध्यात्म की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने आज के उथल-पुथल भरे दौर में भी एक संतुलित और सुखी जीवन के लिए योग और ध्यान साधना के महत्व को रेखांकित किया। This is what I really am. I am not this body. I am not this changeable or mind that's so easily influenced to sadness or depression or confusion by the events around me. I am not that mind. I am the soul. I am the eternal Atman. इस अवसर पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने इस अवसर के महत्व को बताया। सारे जो युद्ध हैं, सारे जो परेशानी है वो मानव के मन में शुरू होता है, और जब तक मानव मन अशांत है, जब तक मानव के मन में शांति नहीं है, तब तक ये जो मानव मन की जो अशांति है वो बाहरी रूप से ये युद्ध के रूप में व्यक्त होता रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो अगर हमें इस धरती से युद्ध को और आपसे मनमुटाव को ये सब हटाना है, तो सबसे पहले मन को शांत करने की आवश्यकता है। योग और ध्यान की आभा की ऊर्जा से सराबोर साधकों के लिए ये कभी ना भूलने वाला अनुभव था। वो नए संकल्पों के साथ अपने अपने घरों को रवाना हुए। योग और अध्यात्म के शाश्वत आनंद और संदेश को विश्व कल्याण के लिए जन जन तक पहुंचाने में योगदा सत्संग सोसाइटी की भूमिका ऐतिहासिक रही है और आज भी यह सिलसिला लगातार पूरी ऊर्जा के साथ जारी है। नोएडा स्थित योगदा सत्संग शाखा आश्रम से मैं कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ सुनील जोशी, डीडी न्यूज़। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। महोत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कला संस्कृति का नजारा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को पर्यावरण की दृष्टि से मिशन लाइफ दिया। जब उन्होंने ग्लासगो में मिशन लाइफ की बात करी तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल की बात करी। दुनिया में पर्यावरण विषय को समझने के लिए जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो सारी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ पेरिस एग्रीमेंट में लिखा गया कि हम दुनिया के सभी देश उन सांस्कृतिक मूल्यों को, उस सांस्कृतिक विरासत को, उस सांस्कृतिक परंपरा को महत्व देते हैं जो धरती को अपनी माँ और प्रकृति को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करती है। आदि महोत्सव जैसे उत्सव और हमारी जनजाति समाज की जो संस्कृति है उसी को मान्यता आज विश्व ने भी पर्यावरण की चुनौती के लिए दी है। इस विषय की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्गार में कहा कि जनजाति समुदाय और उनके जो जीवन पद्धति है, उनके जो अपने अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण है, वन और वन्य जीव के साथ का संबंध है, उसको समझकर यदि हम आने वाले दिनों में ध्यान रख सके तो या हमें उनसे शिक्षा प्राप्त करके हमें आगे की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमियों के लिए पुस्तकें देखी जा सकती हैं। यहाँ पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजते नजर आ रहे हैं। इस भव्य पुस्तक मेले के लिए लेखक विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और आपको बताएं कि मेले में दलित साहित्य भी अपनी अलग पहचान दर्ज करा रहा है। क्या हैं लेखक, प्रकाशक और पुस्तक प्रेमियों की प्रतिक्रिया? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। पुस्तक मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमी पहुंच रहे हैं। कुछ पुस्तक प्रेमी हमारे साथ हैं। साथ आप बताइए किस तरह की पुस्तकें खोजने आए हैं? जी देखिए, मैं बहुत साफ कर दूं कि मैं आज कॉमिक्स खरीदने आया हूं और ये वर्ल्ड बुक फेयर है तो दुनिया भर की कॉमिक्स भी मिलती हैं और ये एक पहलू है। मुझसे किसी मेरे खास मित्र ने पूछा बच्चों के लिए, तो मैं नहीं बच्चों के लिए नहीं, मैं साफ कह दूँ ये मेरे लिए है। और जब भी वर्ल्ड बुक फेयर का नाम सुनते हैं तो बड़ी बड़ी किताबें जहन में आती हैं, बिजनेस से रिलेटेड, एस्ट्रो से रिलेटेड,
साहित्य से रिलेटेड, लेकिन कॉमिक्स जो है वो मेरा पहला प्यार है। लेखकों के लिए किस तरह का है ये विश्व पुस्तक मेला मंच, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केपी सिंह जी, जो इलाहाबाद से आए हुए हैं, जो अब तक रीजनिंग की काफ़ी पुस्तकें लिख चुके हैं। सर, किस तरह का मंच मानते हैं? ये लेखकों के लिए बहुत अच्छा मंच बनाया गया है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस तरह से एक नई बिल्डिंग जो बनी है, इसमें जो इस तरह यहाँ जो डेवलपमेंट किया गया है, इससे सभी लेखकों को भी बड़ी अच्छी आसानी हो रही है, सारी पुस्तक विक्रेताओं को भी आसानी हो रही है। दलित साहित्य को लेकर कितनी मांग है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशक अशोक दास जी। सर, कितना डिमांड है? बहुत डिमांड है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं और काफ़ी एक्चुअली ये जो समाज है ना, ये लगातार बढ़ रहा है। इसमें रोज़ लोग नए लोग स्कूल जा रहे हैं, पहली पीढ़ी के लोग आज भी बाकी हैं जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग जब पढ़ के निकल रहे हैं तो अपने इतिहास जानने के लिए, अपने समाज के लोगों के बारे में जानने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो लोग काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं स्टॉल्स पे। इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में हर उम्र के पुस्तक प्रेमियों के लिए कोई ना कोई पुस्तक जरूर है, तो आप भी जरूर चले आइए इस विश्व पुस्तक मेले में। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में वुमेन 20 बैठक शुरू हुई। इसमें महिला सशक्तिकरण और महिला नेतृत्व समेत 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वीमेन 20 या W20 इंसेप्शन मीटिंग सोमवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शुरू हुई। इस 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कृष्ण राव कराड और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की मौजूदगी में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वह सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. We need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? We all know each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. इस बीच भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना दुनिया विकसित और समृद्ध हो ही नहीं सकती। The Prime Minister, Mr. Narendra Modi was very clear in his mind that all these crises, if we have to overcome them and if we have to push for greater growth and prosperity, women-led development has to be the key focus of India's presidency. If you look at the World Economic Forum study, which says that it will take another 132 years to close the gender gap worldwide. The world cannot grow, it cannot prosper, and it will not be able to bring in inclusive, resilient and sustainable growth without women. बैठक के पहले दिन 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इनमें पहला नैनो, माइक्रो और स्टार्टअप उद्यमों में महिलाओं का सशक्तिकरण, दूसरा क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन में चेंज मेकर्स के रूप में महिलाओं की भूमिका, तीसरा जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, चौथा डिजिटल खाई को पाटना और 5वां महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास शामिल है। इसके अलावा पथ प्रदर्शक कहानियों और महिलाओं की यात्रा पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। बैठक में शामिल प्रतिनिधि एलोरा की शानदार गुफाओं का भी दौरा करेंगे। इनके लिए बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई है। छत्रपति संभाजीनगर से श्रेया उपाध्याय और श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक।